हाँ, उस भ्रम में थी कि मैं कोई भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखती। और जिस दिन मैंने वो शो के लिए गई, उस वक्त जो मेरा हालत हुआ है, एंड तब मुझे पता चला कि मैं किस तरह के कंफर्ट जोन में थी। कि मैं क्राउड बेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जहाँ क्राउड होता है डर लगता है कि कोई मुझे धक्का मारे, मैं गिर जाऊं, तो मैं इसके क्राउड से, हाँ, क्राउड को अवॉइड करती थी, मतलब भीड़ को अवॉइड करती थी। क्योंकि सबको तो नहीं समझ में आएगा ना कि मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मेरे को देखे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं बराबर क्लियरली नहीं दिखता है मुझे करके। और उस वजह से मैं, हाँ, भीड़ में जाना अवॉइड करती थी, टाल देती थी। मगर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ मुझे, कि मैं जब गई तब मुझे पता चला कि भीड़ में मैं अवॉइड किया कि मैं गिर न जाऊं या किसी का धक्का लग के मेरे से कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो जाए। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अब भीड़ में जाकर, हाँ, उन चीजों को मैं ले नहीं पा रही थी। स्मेल का, मेरे को स्मेल का इतना इश्यू हुआ कि मैं अपने फेवरेट प्रोग्राम के लिए जाकर भी मैं उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई। हाँ, वो था मेरा एक चेकिंग पॉइंट, जिसको मैंने वरदान के जैसे रखा था अपने लिए है, वो कंफर्ट जोन, कि इसकी मैंने कमाई की हुई है। हाँ, एंड घर में बैठ के भी मैं ये सेवाएं कर सकती हूँ। तो वो एक कंफर्ट जोन में मैं आ गई थी कि मुझे जाकर अभी कहीं पे सेवाएं नहीं देनी है। हाँ, घर बैठे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सेवा दे सकती हूँ। इसलिए वो वरदान जैसा मुझे महसूस हो रहा था। और जिस वक्त मैं जब बाहर गई, और महसूस हुआ कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं अपने उस कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, एंड अब मुझे वो स्मेल की प्रॉब्लम होने लग गई है एंड क्राउड की प्रॉब्लम होने लग गई है, तब मुझे वो, हाँ, एक सिग्नल था कुदरत का कि मेरे को अब इसमें से निकलना है। ये होता है कि अगर मैं वहां से ना निकलती, वो महसूस नहीं होता, तो मेरा पतन का रास्ता फिर से शुरू हो जाता। फिर से मेरा नीचे का ग्राफ शुरू होता। फिर कहीं ना कहीं मैं वही वापिस से वो चीजों को टालने की कोशिश करती, भीड़ में जाने के लिए टालती। अरे नहीं, स्मेल आ रहा है, जैसा मेरा पहले होता था ऑनियन गार्लिक को लेकर, कि जब खाना खाते थे लोग तो मैं वहां से उठ के निकल जाती थी, क्योंकि ऑनियन गार्लिक का बहुत स्मेल आता था मुझे। एंड फिर बाबा ने मुझे महसूस कराया कि खाना खाते हैं उस वक्त तो डिस्कशन का पॉइंट है ज्ञान को लेकर, एंड तब जाकर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला था मुझे। तो अब देखो, ये शरीर है, हाँ, और आत्मा है। आत्मा हमेशा एक कंफर्ट जोन से आती है। अगर उसमें इंच मात्र भी, पॉइंट मात्र भी अगर आलस आ गया ना, या कंफर्ट जोन का लेवल बढ़ गया ना, तो वो पतन का रास्ता आ गया। तो कैसे ये चेक करना है हमें, और कैसे, हाँ, पता कराना है कि हमें कहाँ तक उस कंफर्ट जोन में रहकर फुल स्टॉप लगाना है, और कब हमें वहां से निकलना है, कैसे हमें समझे ये बातों को। यस, मैंने एक अनुभव बताया आप लोगों को, आप चेक करके बताओ मुझे, कि कहाँ कहाँ आपको ऐसे लगा। अभी भी तुरंत सोच के बताना जरूरी है। एवर रेडी, बाबा को कैसे जवाब दोगे आप लोग? हम्म, ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग कंफर्ट जोन में नहीं है? यस, कौन बोल रहा है? जी। ओम शांति दीदी। भावना। हाँ जी, भावना में। जैसे वो मेरा एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया का, कि मुझे हम्म। वापस आना था, मुझे वहाँ नहीं रुकना था, क्योंकि वहाँ के जो जगह कम थी या जो कुछ भी था, आई वॉज नॉट मेंट टू बी देयर, और यहाँ हम्म। तकलीफ हो रही थी क्या, लेकिन कुदरत ने मुझे आने नहीं दिया, क्योंकि मेरा हम्म। हिसाब किताब वहाँ था ही। तो मैं हम्म। चाहते हुए भी जब नहीं आ पाई, तो ये समझ में आया कि असल में वो मेरे लिए वरदान ही था, क्योंकि जो जो मुझे कंप्लीट करना था उस उतने टाइम फ्रेम में मैं कंप्लीट कर पाई। यहाँ आ जाती फिर मुझे भागना पड़ता, क्योंकि वो हिसाब पूरा करना ही था मेरे को। जो लेसन्स मुझे सीखने थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लेसन्स मुझे ऐसे एटमोस्फियर में ही सिखाए जा सकते थे, तो इसलिए वो मेरे लिए वरदान बन गया। जी दीदी। हम्म। वेरी नाइस। हाँ, तो आपने वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, तुरंत वहाँ से बदलाव लाया, ट्रांसफॉर्मेशन लाया कि नहीं, मुझे यहाँ पे बदलना है। And बहुत सारे आपके वहाँ पर भी, हाँ, बहुत सारे ऐसे टेस्ट पेपर्स आए
जहाँ बेटे के साथ में उनके रूममेट के साथ में रह रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई वहां पर जहाँ आपने अपनी चेकिंग करी, जहाँ मुझे याद आ रहा है। यस कहीं ना दीदी, कहीं वही कहीं तो ना कहीं सीखा, वही तो लेसन्स मिले, वही पार्ट तो पक्के करने थे। एक्सेप्टेंस की कमी थी तो वो एक्सेप्ट करना ही था। जी दीदी ये सही बोल रहे हो। एंड अभी भी अगर भावना बेन ने बता रहे हैं, तो अभी भी रिसेंटली 1 महीने पहले उनके साथ में एक हादसा हुआ। हाँ, वो गिर गए और उन्होंने काफी इंजरी हुई उनके राइट हैंड पे एंड लेग पे। तो किस तरह उनको वो राइट हैंड से बहुत कंफर्टेबल है सब काम करने के लिए, तो उस कंफर्ट जोन से भी किस तरह से कुदरत ने उनको बाहर निकाला एंड लेफ्ट हैंड से काम करना सिखाया कि अगर राइट हैंड काम नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड से भी किस तरह से आपको मैनेज करने आना चाहिए, कि वक्त कभी आया एंड आपका राइट हैंड एंगेज हो गया तो आपको लेफ्ट हैंड का सपोर्ट हेल्प किस तरह से लेना है, तो उसको भी आदत किस तरह से रखनी है, वो उन्होंने सीखा। तो वो था वापिस से एक तरह से सिग्नल कुदरत का कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का। एंड जैसे ही उन्होंने फुल स्टॉप लगाया उस कंफर्ट जोन को, तो उन्होंने वापिस से प्रोग्रेस किया है। अगर वो ये कहकर बोल देते कि भाई मेरे राइट हैंड इंजुरी है, मैं तो कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, और पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ जाते, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कंफर्ट जोन में है। वो कहते अरे मेरे को तो हाथ में लग गया है ना, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये बाबा के सामने इसको हम बाबा रीजन बोलता है। पर आम दुनिया के लिए तो क्या हो गया, बीमार है ना, वो तो दया के भाव से देखेंगे, नहीं नहीं इनके हाथ को तो चोट आई है, वो क्या कर सकते हैं। उनको सिंपैथी देते थे। हाँ, बाबा सिंपैथी में बिलीव नहीं करता, बाबा किस में बिलीव करता है, एम्पैथी में। सिंपैथी मतलब दया, एम्पैथी मतलब सपोर्ट, बढ़ावा देना। हाँ, तो यहाँ पर आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, सपोर्ट में बिलीव करते हैं। तो बाबा हमेशा एम्पैथी देते हैं कि तुम कर सकते हो। चलो एक हाथ में नहीं, एक हाथ में तकलीफ है ना, तो आप दूसरे हाथ से कर सकते हो। जैसे मेरे भी जब आंखों से देखने रोशनी मेरी जब कम होती गई, बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, तो ऐसे वक्त में भी बाबा ने मुझे कहा तू कर सकती है। जब बेहोश हो जाती थी दर्द की वजह से, हाँ, तो बाबा जब मैं होश में आती थी, बाबा प्यार से बोलता था तू कर सकती है। कभी ये नहीं कहा कि तू खा पी नहीं सकती, तेरा शरीर वीक हो गया है, तू जा लेट जा। पूरी दुनिया मेरे पे दया करती थी ऐसे वक्त में। हाय इसके साथ क्या हो गया, देखो ऑपरेशन फेल हो गया, ये हो गया, सब दया भाव रहती थी उनकी। पर बाबा एक अकेला था जो मुझे दया भाव से नहीं देखता था। वो बोलता था तू कर सकती है। यही वजह है कि मैं कभी बेड रिडन नहीं हुई। हाँ? अगर उस वक्त मैं लोगों की बातें सुनती तो आज मैं बेड पर रहती, आज शायद ये सेवा भी नहीं कर पाती, और मैं अपने मरने की राह देखती रहती कि अब कब मेरी मौत आएगी। और मौत के लिए दुआएं मांगती रहती भगवान से कि भगवान अब तो मुझे ले चल, अब तो मुझे ले चल। पर अब क्या है मेरा, मैं बाबा को ये बोलती हूँ कि बाबा मुझे और थोड़ा वक्त दे दे, सेवाएं मेरी बाकी है अभी, अभी और भी बच्चे हैं जिनको मेरी जरूरत है, मुझे रोको। हाँ, आज वो है। तो देखो किस तरह से हमारा प्रोग्रेस होता है। एम्पैथी मिले तो, और सिंपैथी मिले तो, मतलब दया मिलेगी तो क्या होगा, हमारा डाउनफॉल है। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी याद आया आप लोगों को किसी को कुछ भी, तो प्लीज अनुभव शेयर करो, क्योंकि मुझे अनुभव सुनना बहुत पसंद है। तो मुझे पता भी चलता है कि आप लोगों के अंदर तक सही नॉलेज पहुंची है या नहीं। आप जब अनुभव शेयर करोगे तभी समझ में आएगा कि बाबा को जो समझाना है आप तक, आपको वो एक्यूरेटली पहुंच पाया है या नहीं। जी दीदी, यस। बहुत हाँ जी। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा हाँ जी। बताया आपने। मैं भी डॉक्टर को दिखाने गई तो मेरे रीढ़ की हड्डी में काफी प्रॉब्लम थी। L4 L5 पहले चल रही थी, डॉक्टर से जांच कराई MRI, तो उसने कहा आपके S1 नीचे और है, और आपके सर्वाइकल भी हो गया, और इतना डरा दिया
कि आप तो ऑपरेशन की कगार पे हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करवा लो। पर मैं थोड़ा सा तो उस समय हुई और डर लगा, भाई इतना सब कुछ कैसे एक साथ इश्यू हो गया, जबकि मैं अच्छे से अपना काम कर रही थी रूटीन का। तो पर वो जैसे ही उसने कहा तो मैं वापस वो बोला गले में पट्टा लगा दिया, कमर में लगा दिया, तो मैं तो 2 दिन में निढाल हो गई और उसको उसी हिसाब से देखने लगी। फिर मैंने सोचा दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। घर वाले भी कहने लगे ये क्या हो गया, सब ऐसे वैसे वाइब्रेशन देने लगे और मैं एकदम ये हो गई कि मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ। और फिर जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया 10 दिन बाद में, तो मैं उस डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने सोचा कि बार अपन ऑर्थोपेडिक्स वाले को दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा आप तो सही हो, आप 60 साल के होने वाले हो, 60 साल में तो हड्डियां इतनी होती है। उस डॉक्टर को कहना कि आप ही अपना चेकअप कराओ तो आपकी भी हड्डियां इतनी कमजोरी मिलेगी, आपसे तो मेरी सही है। मुझे ये कहते ही मुझमें हिम्मत आ गई और फिर मैंने वो पट्टा उसी दिन से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया घर आकर के। और फिर धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैं स्कूल या तो मेडिकल लेने की उससे थी, भाई स्कूल में जाके मुझे तो मेडिकल लेना है, रेस्ट ही करना है, बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी। जुलाई का ही समय था स्टार्टिंग, 2 जुलाई को दिखाया था। और उसके बाद में मैंने मेडिकल लिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाती रही, स्कूल जाती रही और धीरे धीरे रिकवर होते होते अभी मैं अपना काम सब नॉर्मली कर लेती हूँ। तो वाकई में दीदी वो सिंपैथी और इंपैथी वाला वो बिल्कुल व्यक्ति के आता है दिमाग में। जैसा अपन सोच लेते हैं, लोग नहीं चाहते उसको उस लो उसमें वाइब्रेशन में ले आते हैं, तो फिर हम भी ऐसा ही सोचने लग जाते हैं अपने प्रति। यस। तो बाबा बोलते हैं ना, दया की जिंदगी कभी मत जीना। दया हमेशा तुम्हें नीचे की तरफ लेकर जाएगी। एंड कौन सी वाली एम्पैथी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम्हारे अंदर की समानुभूति, समानुभूति और सहानुभूति। वो तो सहानुभूति होती है और वो होती है समानुभूति, अपने समान अनुभूति करके उससे ऊपर उठ जाना। अच्छा, एम्पैथी को समान बुद्धि क्या बोलते हैं? समानुभूति। जैसे मैं आपके समानुभूति, अगर मैं यहाँ होती तो मैं क्या करती। अच्छा अच्छा, न हौसला दिलाना, मुझे ऐसा लगता है एम्पैथी है ना, हौसला दिलाना कि भाई नहीं तू कर सकती है। उत्साहित करना, उत्साहित करना। हाँ, उत्साहित करना। यस, हारना नहीं है, उत्साहित करना, वो एम्पैथी है। अरे कुछ नहीं हुआ, आप तो बहुत सॉलिड हो, पहले भी आप ऐसा कर पाए थे। यस, अभी भी कर सकते हैं ना। तो वो जो है उत्साहित करना कि भाई तुम्हारे में कोई कमी आई नहीं है, जो है ना बाकी की चीजें उससे भी कर सकते हो, तुम जी सकते हो उससे, उसके साथ भी, उसके बल पे भी। वेरी नाइस, थैंक यू रामरतन बेन, थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये देखो कैसे रामरतन बेन ने अनुभव अपने बताया कि किस तरह उनका प्रोग्रेस ऊपर गया। कब गया ऊपर? जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया। बाकी के सबने कहा कि अरे सर्वाइकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दया भाव बताते ही उनको लगा वाकई में वो बहुत बीमार हो गए हैं एंड निडाल हो गए, वो बैठने लग गए एक जगह पे, तो स्टेगनेंट हो गए। स्टेगनेंट होते ही उनको लगा बस हो गई खत्म जिंदगी। और जब दूसरे डॉक्टर ने बताया उनको कि नहीं, ये उम्र के साथ में ये तो बीमारी आती है, ये तकलीफ है, इतनी हड्डी झुकती ही है, तुरंत एक्सेप्टेंस आया कि अरे ये ऐसा है तो फिर इसमें भी हम कर ही सकते हैं काम। देखो, हमारी सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। फर्क सिर्फ सोच का है। सोच में हमारी एम्पैथी लाओगे तो हमारा प्रोग्रेस ऊपर की तरफ जाएगा। सोच में हम सिंपैथी लाएंगे तो हमारा डिग्रेड नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है? यस, ऐसे और कुछ अनुभव? मैं सुनना चाहती हूँ और भी, क्योंकि जब तक ये आप लोगों के जहन में मैं घुसाऊं नहीं ना अंदर एकदम, तब तक आप लोगों को बाबा जो कहता है ना वो सुख, जो हमेशा के लिए वो सुख रहे, उस सुख को कभी तुम्हारा कभी भी खत्म नहीं होगा, डिमिनिश नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख, क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना है। जो सुख तुम्हें कायम 21 जन्मों तक मिलने वाला है, उस सुख का अनुभव करना है। तो वो कैसे करोगे अनुभव? जब तक ये बातों को आपको क्लियर नहीं होगा, महसूस तो होनी जरूरी है। इसके बार बार मैं आप लोगों से वो अनुभव समझना चाहती हूँ
कि आप लोग कहाँ तक ये बातों को समझ पाए हैं एक्यूरेटली। और आज भी रोज अपनी चेकिंग करनी है कि रोज की अपनी, हाँ, अभी शरीर जो है, एज उसकी आयु बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती जाती है उसमें चेंजेस आते जाते हैं। उस चेंजेस को एक्सेप्ट करके किस तरफ हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ना कि नीचे की तरफ। ये कहकर के अरे अभी तो बूढ़े हो गए ना, अभी बच्चे थोड़ी रह गए हैं, अभी थोड़ी उछल कूद कर सकते हैं। उछल कूद तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी तो नहीं ना कि लंगड़े लूले हो गए हैं। तो क्या कर सकते हैं, सोचना है हमें। और किस तरह अपने आप को उत्साहित रखना है, हमेशा उमंग उत्साह में रखना है। कोई और हमें उमंग उत्साह नहीं दिलाना चाहिए, हम खुद उमंग उत्साह में रहना है। कोई हमारा उमंग उत्साह छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह हमारे अंदर की महसूसता है, आंतरिक सुख है वो। कि इसने मेरा उमंग उत्साह गवा दिया, हाँ, इतनी ठंड हो गई इसलिए मेरा उमंग उत्साह नहीं रहा, या बारिश, जब बाहर जाने का था इतनी जोर की बारिश हो गई, ये हो गया, सारा पानी फेर गया। हम बहुत बार ऐसी बातें करते हैं एंड पल भर में उदास होने को वक्त नहीं लगता। तो यहाँ पर ये सब चेकिंग करनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ हमें अखरती है। जैसे कल सचिन भाई ने भी कहा कि वो मधुबन तो गए, मधुबन में जाते वक्त उन्होंने कुछ अलग ही सोच के गए थे। मैं जब वहां पे गए तो बाबा ने उनसे अलग ही सेवा करा कर ले ली। तो वो कैसे गो विद द फ्लो में गए, कहीं पे भी उनका मन, उनका जो उमंग उत्साह कम नहीं हुआ। चलो ये नहीं तो ये सेवा सही, ये नहीं तो ये सेवा सही, तो गो विद द फ्लो के साथ में उन्होंने अपना वहां पे एंजॉय किया मधुबन का स्टे। इस तरह से और क्या, ये भावना बहन। ये दीदी छोटी सी बात है, हाँ, लेकिन शेयर करती हूँ कि अभी जैसे बाहर से गेस्ट आए हुए हैं, तो हमारी जो लाइक हस्बैंड के साइड की फैमिली है ना पूरी, तो उनके साथ कुछ न कुछ प्रोग्राम्स बनते ही रहते हैं। तो एक बार एक प्रोग्राम बना और लाइक सब मिलकर कहीं जाने वाले थे, और उसमें कुछ इस तरह से हुआ कि भावना के लिए वो गाड़ी में जगह नहीं थी, तो वो सब जा रहे थे, और फिर वो इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, टाइमिंग्स के हिसाब से भी और गाड़ी के हिसाब से भी। और देन अगर पहले होता ये इस तरह की बात, तो मुझे लगता कि ओ माय गॉड सारे जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली है और मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन अभी तो इतना संतोष है, इतना संतोष है। ऑन द कॉन्ट्री ये लग रहा है कि अच्छा ही हुआ, यहाँ पर बाबा ने कुछ और मुझे ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये 2 दिन पहले की बात है, आज फिर सेम सीन रिपीट हुआ। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि हर बार ऐसे हो रहा है और हम तेरे को नहीं लेकर जा पा रहे हैं। तो विच इज फाइन, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ वो फन होता है, मस्ती होती है, वो छोटे बच्चे भी हैं उसमें, तो इट्स वेरी इंजॉयबल। लेकिन क्या एक लेश मात्र भी थॉट नहीं आ रहा कि सब जा पा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही, क्यों मेरे लिए ही गाड़ी में जगह नहीं है, और वॉट एवर कई तरह के थॉट्स आ सकते थे। तो ये मेरा कंफर्ट जोन होता अगर मैं उनके साथ चली जाती, लेकिन उस कंफर्ट जोन को मैंने डिनाई किया। तो आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। हालांकि बहुत छोटी बात है, बट देन आई थिंक